जैसे अपन ने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि आज अपन 5 किंगडम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये, इसलिए अपन इसको पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे जिसमें मैं सब कुछ बोलने वाला हूँ इसमें कंटिन्यू। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको कंप्लीट वीडियो को, और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे जहाँ जहाँ से जो भी आज तक आया हुआ है अपन उन सब की बातें करेंगे। मैं कह रहा हूँ धूम मचा देंगे आज। जैसे लास्ट अपन ने जो 2 टॉपिक लिए थे, जो 2 वीडियो बनाए थे अपन ने, वो थे एक तो सेल इंट्रोडक्शन का था और दूसरा जो अपना वीडियो था वो सेल थ्योरी का। नेक्स्ट अपन जो 3rd वीडियो है वो साइटोलॉजी का तो नहीं है, परंतु बेसिक के लिए अपन इसमें सारी जो बायोलॉजी है उसी को कवर कर रहे हैं। वैसे ये वाला जो पॉइंट है 5 किंगडम थ्योरी, पंच जगत प्रणाली, ये प्लांट क्लासिफिकेशन में, पादप वर्गीकरण में अपन पढ़ते हैं और साइटोलॉजी में अपन इसका यूज करेंगे तो अपन को खूब सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, आसानी से याद होने वाले हैं। इसलिए अपन ने इसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले आप ये समझो कि इसकी नीड कहां हुई, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे यदि कोई मान लो मंगल ग्रह से या फिर और किसी भी प्लेनेट से कोई एक अदर इंसान या फिर कोई एलियन आए और पृथ्वी पर वो आए जो पहली बार ही आया है, और वो आके यहां पर अपन से पूछे कि इस पूरी कंप्लीट पृथ्वी पर कौन कौन रहते हैं, तो आप चंगू मंगू पप्पू या फिर आप अदर एग्जांपल्स किसी प्लांट का नाम लेके कि भाई ये एनिमल्स हैं और ये अपन बात करें प्लांट्स हैं, एक एक का लेके अपन नहीं गिनवा सकते। तो इसलिए अपन ने क्या बनाई है, उनकी छोटी छोटी कैटेगरी बनाई है उनको समझने के लिए। तो ठीक ऐसे ही है ये कैटेगरी। जैसे एक अदर एग्जांपल से और देखना आप इसको, दूसरे एग्जांपल से। जैसे अपन ने, जैसे मान लो ये अपने इंडिया की अपन बात करें, जो अपने इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन को अपन ने 4 कैटेगरीज में बांट रखा है इंडिया की अपन ने, और वो अपन ने कर रखा है इसको जनरल, ओबीसी, और अपन बात करें एससी और एसटी। अब इनका कुछ आधार है, अपन ने ऐसे मनमर्जी करके तो नहीं रख दिया ना कि भाई ये एससी में आएंगे, ये एसटी में आएंगे, ये ओबीसी में, ये जनरल में। अपन बात करें तो इसका कोई ना कोई आधार है। इनकी अपन बात करें इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, इनका जीवन स्तर कितना है, उस आधार पर अपन ने ये कैटेगरीज बनाई है विकास के लिए, ताकि अपन इनको आरक्षण देके क्या कर सकें, इनका डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन हाँ, वैसे आरक्षण एक अलग से डिबेट करने के लिए एक अलग पहलू है, अपन उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। बस अपन ये समझ रहे हैं कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अपन ने 4 कैटेगरीज बना रखी हैं, ठीक ऐसे ही अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं उनको R.H. व्हीटेकर 1969 में अपन बात करें, R.H. व्हीटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने पर पाए जाने वाले जीवों को 5 जगतों में बांटा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब अपन एक एक जगत को देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपन ने यही देख लिया, इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, R.H. व्हीटेकर 1969, इसमें इन्होंने इस पंच जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया था। ये इसके प्रस्तुत करता है। इससे पहले अपन बात करें, द्विजगत प्रणाली भी आई है, त्रिजगत प्रणाली भी आई है, 4 जगत प्रणाली भी आई है, लेकिन वो अपन डिटेल से तो अपन प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में भी अपन छोटी छोटी सी बात यहां ले लेंगे। और अपन मेनली यहां पर पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम थ्योरी, क्योंकि और ये सर्वमान्य भी है इसलिए। तो देखना, R.H. व्हीटेकर ने क्या किया, सबसे पहले उसने एक जगत बनाया मोनेरा, और अपन साथ में ये भी बात करेंगे कि इनको अंतर क्यों किया, कि भाई प्लांट्स को इधर रख दिया, एनिमल्स को अपन बात करें अलग रख दिया, फंजाई को अलग रखा, इनको सेपरेट सेपरेट जगत में क्यों रखा है, कोई विशिष्ट लक्षण रहे होंगे इनके। तो अपन उन्हीं की बात करते हैं कि किस आधार पर ये जगत बनाए गए। अभी अपन बात करें कि लास्ट ये 2016 या 18 सेकंड ग्रेड की एक एग्जाम लगी थी अभी ये, उसमें यही क्वेश्चन था, 5 जगतों में बांटा है 5 किंगडम थ्योरी में जीवों को, तो वो किस आधार पर बांटा है। R.H. व्हीटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी में सारे जगतों को किस प्रकार सेपरेट किया है, किस आधार पर बांटा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके आधारों की, कि जो पहला जगत है मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा, इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले अपन बात कर देते हैं, इन्होंने जो पहला आधार रखा था वो रखा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोशिका की जटिलता। इस आधार पर इसने क्या किया, मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग कर दिया।
कोशिका की जटिलता कैसे, कि कोशिका सरल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए सेल दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है यूकैरियोट, दूसरी होती है, अपन सेकंड की बात करें, प्रोकैरियोट। तो देखो जो मोनेरा में जो जीव रखे, इसमें अपन जो भी बात करेंगे वो कौन से रखे, प्रोकैरियोट, और इसमें यूकैरियोटिक जीव मिलेंगे। अब सिंपल सा अंतर देख लेते हैं, एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अपन बात करें बहुत अंतर होते हैं, लेकिन एक मुख्य अंतर होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर झिल्ली पाई जाती है। मुख्य और मेन अंतर यही होता है। यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या करे, डिफरेंस पूछे, उनमें अंतर पूछे, और फिर चारों ही अंतर सही हो, चार अंतर दे रखे हो, तो अपन सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी किसको देते हैं, कि इनके केंद्रक के बाहर तो झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोट में झिल्ली उपस्थित होती है। हाँ, तो इसी के साथ ही मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस हो गया कि इससे ऊपर, इस लाइन से, इस रेड लाइन से ऊपर जितने भी चार जगत हैं, ये इन चारों की जो जीव हैं उनमें कैसी कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं हैं, और इस एक जगत में केवल कैसी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसके बाद में इन्होंने जो दूसरा आधार रखा था वो रखा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की जटिलता। अपन इसमें बात करें तो इन्होंने क्या किया, आरएच व्हिटेकर ने, कि इस लाइनिंग के ऊपर जो भी जीव हैं, यानी इन तीनों जगतों में, वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर, यानी बहु कोशिकीय, और इस लाइन के जस्ट नीचे जितने भी हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय। इसके अनुसार अपन कहना चाहें कि पंच जगत प्रणाली में दो जगत ऐसे हैं जिनमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, दो जगतों में, लेकिन उनमें से एक में तो यूकैरियोटिक सेल्स को और जो दूसरा है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखा गया है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं केवल पांच जगतों में से तीन ही जगत ऐसे हैं कि जिनमें कैसे बहुकोशिकीय जीवों को क्या किया गया है, रखा गया है। यह इसका दूसरा आधार था फाइव किंगडम थ्योरी का। नेक्स्ट अपन बात करें इनको डिफाइन करने का तीसरा आधार, थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन बात करें इसमें ये चार ये आधार हैं, इनमें भी अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देना चाहेंगे तो वो किसको देंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। इन चारों में से चुनना पड़े तो एक को चुनना पड़ेगा, और यही वो क्वेश्चन था जो किसमें अभी लास्ट सेकंड ग्रेड की एग्जाम में 2018 या 16 में जो हुई थी उसमें आया था यही क्वेश्चन। और वहां पर सबसे मुख्य इनमें से कौन आने वाला है, पोषण का प्रकार। ये मुख्य और प्रमुख आधार है फाइव किंगडम थ्योरी का, पोषण। अब अपन बात करें जो तीसरा जगत है वो प्लांटी, चौथा है वो फंजाई, और पांचवा है एनिमेलिया। वैसे अपन इनका जो ये क्रम है ना, 1 2 3 4 5, ये क्रम ऐसे ही रखेंगे, इसको बदल नहीं सकते कि कहीं आप इसमें लिख दो ये फंजाई इधर लिख दो और प्लांट इधर, नहीं, क्योंकि ये इसका फाइलोजेनी क्रम है या सीक्वेंस है, जातिवर्तीय का क्रम है, या फिर अपन इधर से बात करना चाहिए इसकी ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन है, जैव विकास है। ऐसे जीवों का विकास हुआ है इस क्रम में, अपन उसको बदल नहीं सकते, ये पहले हो चुका है। तो अब अपन यहां पर बात कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, पोषण के प्रकार की। जो प्लांट हैं ये होते हैं ऑटोट्रोफी, यानी ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट जो सूर्य के प्रकाश को किसमें चेंज करता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपन बात करें, अपन चक्कर पढ़ते हैं C3 चक्कर, C4 चक्कर प्लांट फिजियोलॉजी में, उनके थ्रू ये प्लांट्स क्या करते हैं, भोजन का फॉर्मेशन करते हैं या भोजन बनाते हैं, इसलिए ये क्या है, स्वपोषी हैं। आप उस आधार पर मत समझ रहे ना कि घर पे मम्मी अपना खाना तो खुद बनाती है तो वो तो स्वपोषी होगी, रापरपोषी नहीं, यहां पर है उसको प्रोड्यूस करने की ही। मम्मी भी परपोषी है, वो जो खाती है ना वो प्लांट्स के द्वारा ही क्या किया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है। तो अपन सब क्या हैं, प्रपोषी हैं खासकर। तो ये प्लांट हो गए स्वपोषी। दूसरी अपन बात करें फंजाई की, ये है हेटेरोट्रोफी, विषमपोषी।
इसमें कुछ तो होते हैं वो, वैसे तो मुख्य रूप से अपन बात करें विषमपोषी कैसे, कुछ किसी मरे हुए जीवों से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कुछ अपन बात करें कुछ अजैविक जो कारक हैं उनसे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या अपना भोजन मुख्य रूप से ये दूसरों से ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और लास्ट आते हैं हम एनिमेलिया, वो भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफी, क्योंकि अपन भी किन पर डिपेंड होते हैं, इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर ही भोजन के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इस प्रकार से अपन ने ये देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पंच जगत प्रणाली का जो चौथा या फोर्थ आधार था वो क्या था, मेजर इकोलॉजिकल रोल, पारिस्थितिक महत्व क्या है, प्रकृति में वो करते क्या है, इस इकोसिस्टम में क्या करते हैं वो। प्लांट्स की बात करें तो ये प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, यही क्या करते हैं, एनर्जी को, सन एनर्जी को बदलते हैं और उसे अपन बात करें और दूसरी जो रासायनिक ऊर्जाएं हैं उनमें बदलते हैं, और वो दूसरे जीव उनको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फंजाई क्या है, डीकंपोजर, अपघटक, डीकंपोजर। ये डीकंपोजर क्या है, ये अपन बात करें जो जटिल जैव रासायनिक अणु हैं उनको पचा देते हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। जैसे इन डीकंपोजर्स का कुछ फायदा भी है, सारे के सारे फंजाई, अपन बात करें प्रोटिस्टा, फिर बात करें मोनेरा, ये जो तीनों जगत हैं ये डीकंपोजर ही हैं मुख्य रूप से अपन बात करें तो, क्योंकि ये तीनों के तीनों अपघटक हैं। क्वेश्चन बनता है ऐसे कि 5 किंगडम थ्योरी या फिर पंच जगत प्रणाली के अनुसार जो 5 जगत हैं उनमें से कितने जगतों में अपघटकों को शामिल किया गया है, कितने जगतों में शामिल किया गया है, 3 जगतों में अपघटक शामिल होते हैं। इन डीकंपोजर्स का एनवायरमेंट में इकोलॉजिकल रूप से बहुत फायदा है, जैव रासायनिक चक्र में भी इंपॉर्टेंस होता है इन अपघटकों का। कैसे, जैसे अपन बात करें कि आज जैसे कोई एनिमल या कोई भी जीव है वो मर गया तो उसका जो ये फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं और उसके सारे तत्वों को मिट्टी में मिला देते हैं। ये एक साइकिल को कंप्लीट करने में मेजर रोल निभाते हैं, मुख्य भूमिका होती है इनकी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लास्ट, इकोलॉजिकल रूप से हम मेटाजोआ या एनिमल्स की, ये कैसे होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। हम तो सिर्फ खाते ही खाते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अपन जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक दूसरे स्तर का होता है। आप बोलोगे सर हम में तो एटीपी बनती है, हम में तो अपन बात करें अलग प्रकार की प्रोटीन होती है। हाँ, हम हैं प्रोड्यूसर, हम हैं उत्पादक, लेकिन एक अलग स्तर के उत्पादक हैं। सामान्य स्तर के इकोलॉजिकल रूप से हम उत्पादकों की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, तो अपन क्या हैं, उपभोक्ता। इस प्रकार से ये इन 5 जगतों को इन 4 आधारों पर RH व्हिटेकर ने क्या किया, इनको बांटा था। और आप 5वां आधार देखना चाहें तो थैलस की जो कंपोजिशन है, थैलस का जो संगठन, कि इसमें जो जीव हैं वो कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, इसमें जो है उनका कैसा है, इनमें है उनका कैसा है, उसकी बॉडी का या फिर अपन बात करें उसके सुकाय या थैलस का कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, उसके आधार पर भी इनको बांटा है। और छठा एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन मेथड या फिर अपन बात करें जनन का तरीका, कि ये जनन कैसे करते हैं, वो भी इनके अपन बात करें वर्गीकरण में एक मुख्य भूमिका निभाता है, यानी वो भी इसका एक मुख्य आधार है। अब अपन इनमें डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट किंगडम को, अपन बात करने वाले हैं मोनेरा जगत की या माइकोटा जगत की, इसी को बोलते हैं। मोनेरा में जितने भी जीव हों वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक कंपोजिशन वाले हैं, उनकी कोशिकाएं सारी प्रोकैरियोट टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें जो सबसे फर्स्ट जिन जीवों को अपन शामिल कर रहे हैं वो आर्कीबैक्टीरिया, ये फर्स्ट जीव हैं, ये मोनेरा के सदस्य हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर कि ये जो मोनेरा जगत है ये है ही जीवाणुओं का। आप यदि किसी भी जीवाणु का नाम सुनते हैं, चाहे वो डिप्लोकोकस हो, चाहे वो बेसिलस हो, सारे के सारे जीवाणु मोनेरा जगत से संबंधित हैं। इसका मतलब यदि किसी जीवाणु का नाम आ जाए तो आप उसमें सोचो ही मत, वो कैसी सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यानी उसका कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक टाइप का है। तो इसके बारे में मैं साथ में थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो बताने वाला हूं आपको, वो देखते जाना। आर्कीबैक्टीरिया ये वो जीव है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया और आज भी पाया जाता है। यह सबसे पहला जीव है जो अर्थ पर आया।
इसलिए अपन इसको सबसे पुरातन जीव या सबसे आद्य जीव भी कहते हैं, और ये आज भी जीवित है, इसलिए इसको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला जीव है। आर्कीबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन ये वैसा प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं जैसा प्लांट्स करते हैं, अर्थात ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया अपन बात करें, ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अपन बात करें प्लांट H2O जल काम में लेते हैं, उसकी जगह पर ये आर्कीबैक्टीरिया H2S काम में लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड काम में लेते हैं। इसकी वजह से यहां पर ऑक्सीजन जो मुक्त होती थी, तो यहां पर क्या मुक्त होने वाली है, सल्फर गैस मुक्त होने वाली है। तो जब पृथ्वी बनी थी, स्टार्टिंग में जब आर्कीबैक्टीरिया आए थे, तब वो फोटोसिंथेसिस करते थे, बट अपन यहां पर बात करें, वो ऑक्सीजन की बजाय क्या छोड़ते थे, सल्फर गैस का अपन बात करें एक्सक्रिएशन करते थे। तो ये क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किन में प्रारंभ हुआ, तो वो आर्कीबैक्टीरिया में हुआ है। फिर अपन बात करें कि ऑक्सीजन किन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू की सबसे पहले, तो उसके लिए अपन यहां पर दूसरे जीवों को पढ़ने वाले हैं, वो हैं अपने साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं का दूसरा नाम है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नाम में धोखा है, नील हरित शैवाल, बोल शैवाल रहा है, लेकिन यहां पर नाम कुछ और ही है, मैटर यहां पर कुछ और ही आ रहा है। बोल इसको नील हरित शैवाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये बैक्टीरिया है, इसको याद रखना। अब अपन इसके बारे में, हाय गर्मी, देख रहे हो ना, साइनोबैक्टीरिया, ये जो BGA है, ये करता है सबसे पहली बार पृथ्वी पर जो अपन बात करें ऑक्सीजन का जो निष्कासन है, वो इसी ने किया था। पृथ्वी के वातावरण को अपचयनकारी से ऑक्सीकारी इस साइनोबैक्टीरिया ने बनाया था। तो क्वेश्चन यदि ऐसे आए कि प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषण किसने किया, साइनोबैक्टीरिया या BGA, ये प्रोकैरियोट होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, नहीं, इनमें होती है एक दूसरी संरचना, क्रोमेटोफोर। और ये क्या करते हैं, इस H2O के स्थान, अपन बात करें इस H2S जो कि ये काम में ले रहे थे आर्कीबैक्टीरिया, इसके स्थान पर अब क्या काम में लेने लग गए ये साइनोबैक्टीरिया, H2O, जिसके कारण ही पृथ्वी पर क्या संभव हुआ, जीवन संभव हो पाया है। तो इन्होंने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीकारी बनाया, और जो जैव विकास था, इवोल्यूशन था, उसकी प्रोसेस तेज हो गई या फास्ट हो गई। नेक्स्ट, अब अपन बात करने वाले इसमें थर्ड पॉइंट की, लेकिन उससे पहले आपको इनके छोटे से एग्जाम्पल बता दूं मैं। साइनोबैक्टीरिया के अपन एग्जाम्पल्स की बात करना चाहें तो साइनोबैक्टीरिया में अपन देखते हैं आलोसीरा, ये साइनोबैक्टीरिया है, आलोसीरा, नोस्टॉक, एनाबीना और ओसिलोटेरिया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल हैं। इनमें देखना, ये साइनोबैक्टीरिया करते क्या हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या चीज आ गई, अरे देखो ये एक प्लांट खड़ा है अपन बात करें, और ये जो प्लांट है इसको चाहिए सब चीजों को बनाने के लिए नाइट्रोजन, क्योंकि एमिनो अम्ल अपन बात करें सारे किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं, उनमें नाइट्रोजन शामिल होता है, तो इनको चाहिए नाइट्रोजन। लेकिन जो वायुमंडल में अपन बात करें वो ऐसे होती है N2, और वो आपस में कैसे, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से ये बंधे होते हैं अपन बात करें तो। अब देखना, ये जो प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इन बॉन्ड्स को या फिर इन बंधों को तोड़ सके और नाइट्रोजन को अलग अलग करके उसे क्या कर सके, काम में ले सके। तो प्लांट्स में नाइट्रोजन के मध्य जो हायर एनर्जी वाले जो ट्रिपल बॉन्ड हैं, उनको तोड़ने के लिए या उनको ब्रेक करने के लिए इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट काम में नहीं ले सकते। हां,
प्लांट काम में लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के यौगिकों को काम में लेते हैं। अपन बात करें जैसे अमोनिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मिक्स कंपाउंड बनते हैं उनको ये क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और यही इस मुक्त नाइट्रोजन को या फिर अपन बात करें इस N2 को उन यौगिकों में बदलना, यही कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ऐसी नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में बदलना जो प्लांट्स के लिए फायदेमंद होते हैं या फिर जो प्रोसेस इनके लिए फायदेमंद होती है, वही प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और साइनोबैक्टीरियाओं, जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें मैक्सिमम में कौन सी प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस संपन्न होती है। आलोसीरा चावल के खेतों में असहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कौन, आलोसीरा। ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही नोस्टोक भी क्या करता है, अपन बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और एनाबीना एजोली जो टेरिडोफाइटा का एक फर्न है, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या करवाता है, कार्य संपन्न करवाता है। नेक्स्ट, अब अपन थर्ड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो तीसरी चीज माइकोप्लाज्मा, इसी का दूसरा नाम है PPLO, प्लाज्मोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोन्यूमोनियो के समान जीव। अब आप एक खास बात देखना यहां पर, यह माइकोप्लाज्मा अपन बात करें सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल दो या सबसे छोटा जीव बोल दो, यह माइकोप्लाज्मा होता है। लेकिन खास बात यहां पर यह है, माइकोप्लाज्मा के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है माइकोप्लाज्मा में। तो देखना, यदि क्वेश्चन ऐसे आए, सबसे छोटी कोशिका भित्ति युक्त कोशिका, तो आंसर जाता है जीवाणु। लेकिन क्वेश्चन आए कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका, तो जाता है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से चाह रहा है एग्जामिनर, उस आधार पर इनका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट, फोर्थ टॉपिक इसी में है, इसी का मोनेरा का ही मेंबर है ये, एक्टिनोमाइसिटीज। इसके अलावा इसी में शामिल किया जाता है रिकेट्सिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ऐसे मानते हैं वो पहले एक जीवाणु था जो कि बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ में सहजीवन प्रदर्शित करने लग गया। वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे जीव इसमें होते हैं रिकेट्सिया में। तो ऐसे मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक प्रकार का जीवाणु ही है जो रिकेट्सिया के जो सदस्य हैं उनसे थोड़ी सी समानता प्रदर्शित करता है। वो देखेंगे अपन जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब और डिटेल से। नेक्स्ट, इसमें अपन 6 चीज जो ऐड कर रहे हैं वो है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। वो कौन है, स्पाइरुलिना। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना मोनेरा प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है ये स्पाइरुलिना। जिस प्रकार से अपन यहां पर पालक इनकी हरी सब्जी की जो अपन कढ़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक ऐसे ही खाद्यान्न पदार्थों के रूप में आजकल स्पाइरुलिना को क्या काम में लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें अपन बात करें 70% तक क्या होती है, प्रोटीन होती है स्पाइरुलिना में। जरूरी हो गया क्योंकि अपन ने देखो जब से ये अर्थ बनी है और जैसे ये जैव विकास होना शुरू हुआ है, उसके बाद से अपन बात करें, पहले बहुत कम जनसंख्या थी, लेकिन अब जनसंख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कुछ जनसंख्या तो जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें थोड़ी सी कम हुई थी अपन बात करें, और उसके बाद में एक जो बूम फटा है। लेकिन अब अपन बात करें वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में अपन बात करें, चाइना टॉप पर है। लेकिन अपन जिस हिसाब से अभी लगे हुए हैं और जिस हिसाब से अपन काम कर रहे हैं, इस हिसाब से यदि अपन लगे ही रहे ना, तो शायद कुछ 2 या 3 सालों में अपन चाइना को बीट करके वर्ल्ड में सबसे जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे रे। क्योंकि अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी उत्पादकता बहुत ज्यादा है इंडिया की। रूरल इलाकों में आप जाके देखो तो हम, कौन कहता है हम नाकार हैं, हम काफी उत्पादक हैं।
देख रहे हो ना आप। तो उनका जब इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो बना ली, अरे तो उनका पेट भी तो भरेंगे ना, उसके लिए ही अपन को क्या चाहिए, ये स्पाइरुलिना जैसी चीजों को अपन काम में लेने लग गए। अब यहां पर मैं आपको एक बात और छोटी सी बताना जैसे अपनी रह गई, वो देख रहे थे अपन साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जैसे इन साइनोबैक्टीरियाओं में एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम बोलता हूं मैं ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये एक साइनोबैक्टीरिया है। ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम गोडिको प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह गोडिको प्रभाव क्या होता है, देखना, ये शैवाल के रूप में होते हैं, शैवाल नहीं है, ये हैं बैक्टीरिया, याद रखना ये बात। ये जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है, ये प्रकाश की अलग अलग तरंग धिद्रिय के साथ में अलग अलग क्या रंग प्रदर्शित करता है, और उसी प्रभाव को क्या कहते हैं, अपन गोडिको प्रभाव कहते हैं। जैसी तरंग धिद्री के प्रकाश वैसा इनका रंग हो जाता है, इसी प्रभाव को बोलते हैं गोडिको प्रभाव। तो ये साइनोबैक्टीरियाओं में जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है, ये गोडिको इफेक्ट प्रदर्शित करता है। और अपन इस ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की यदि बात करें तो अपना जो लाल सागर है, लाल सागर, रेड सी, जैसे आपने देखा होगा मैप में, देखा होगा वर्ल्ड मैप में, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, अपन बात करें ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ऊपर अपन यहां पर इसी ये बात करें ये इजिप्ट आ गया, इसके नीचे अपन यहां पर बात करें ये सूडान आ गया, और फिर ये इरिट्रिया अपन बात करें, फिर फाज में ये जिबूती और ये सोमालिया, ये देश हैं। और इधर अपन बात करें इन्हीं के पास में यहां पर सी ये यमन आ गया, और यहां पर अपन बात करें ये सऊदी अरब आ गया। इनके बीच में यहां पर जो सागर है वो है लाल सागर। उस लाल सागर का लाल रंग इस ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण ही होता है। और अपन यहां पर फिर इसको कंप्लीट करें तो यहां पर अपना क्या आ जाता है, प्यारा भारत आ जाता है। इनके बीच में यहां पर सी ये लाल सागर है, उसमें ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम क्या पाया जाता है, जिसके कारण उसका लाल रंग होता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछता है कि लाल सागर के लाल रंग का कारण है लाल शैवाल, और अदर ऑप्शन दे देगा आपको उसके साथ में, लेकिन वो उसके रीजन क्या है, साइनोबैक्टीरिया बीजीए ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। जो दूसरा जगत है, अपन ने ये पहला जगत डिस्कस किया कि इसमें किन किन को शामिल किया जाता है, और अपन ने उनकी सामान्य बातें की। अब अपन दूसरा जगत है उसकी बात करते हैं, प्रोटिस्टा जगत। ये जो वर्ड है प्रोटिस्टा, ये हैकल ने दिया था, और इसी हैकल ने अपन बात करें टेरिडोफाइटा जो शब्द है वो भी इसी ने दिया था। तो इस प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव शामिल हैं, क्या क्या हैं, तो अपन उनकी रूपरेखा देखते हैं। देखना, अपन प्रारंभ में मैं एक तरफ तो यहां पर इस डिब्बे में ऊपर अपन डिस्कस करने वाले, एक तरफ तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा जंतु, और एक तरफ कर लूंगा मैं पादप, क्योंकि इस प्रोटिस्टा में कुछ सदस्य जंतु भी हैं और कुछ सदस्य पादप भी हैं। और अपन बात करना चाहिए यहां पर तो मुख्य रूप से प्लांट्स ही हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं, उनको देखते हैं। प्रोटिस्टा में यहां पर जो जंतु रखा गया है, बात करें अपन अमीबा, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ संघ का मेंबर है अमीबा, इसी संरचना है। प्लांट्स में बात करें तो एक शैवाल है एसिटा बुल्लेरिया, एसिटा बुल्लेरिया। नेक्स्ट अपन इसमें अगले जीव को रखें तो एक रखते हैं प्लाज्मोडियम। मैं यहां पर सिर्फ आपके लिए वही जीवों के नाम रख रहा हूं जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम में आने वाले हैं अपने लिए। और इधर रख रहा हूं अपन प्लांट्स के नीचे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर पहले एक बार नीट में डिस्कस की गई है। नीट में क्या है कि ये जो एनसीईआरटी आई है, इस एनसीईआरटी से कुछ पिक्स, कुछ फोटो हैं, उनको उठाकर ये डायरेक्ट दे दिया जाता है। पैटर्न ही ऐसा है उसका। अपन बात करें इस क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर ऐसी सी होती है, सिंपल सी, और ऊपर दो ऐसे फ्लैजिला होते हैं, लाइक सेल्फी की तरह। अपन बात करें सेल्फी देते टाइम विक्ट्री जो साइन है उसकी तरह क्लेमाइडोमोनास। और प्लाज्मोडियम तो एक छोटा सा है, अपन बात करें ये इस टाइप से। अमीबा बड़ी सारी आपको दिख रही है। एसिटा बुलेरिया जो शैवाल है वो भी क्या होता है रे, ऐसे बड़ा होता है।
देख रहे हैं आप साथ। अब इनको अपन ने इस तरीके से क्यों लिखा है, ताकि आपको ये याद हो सके। अब देखना इनसे अपन क्या बताने वाले हैं। यदि मैं आपसे पूछूं ये सभी प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, आप देखते ही बता दोगे प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय है, अपन ने ये भी डिफाइन कर दिया था कि ये दो जगत हैं, ये कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, और इससे ऊपर वाले वो तीनों कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो आप अमीबा का नाम सुनते ही बोल दोगे एक कोशिकीय यूकैरियोट हैं। क्वेश्चन देखना, सबसे बड़ी यूकैरियोटिक जंतु कोशिका अमीबा, सबसे छोटी यूकैरियोटिक जंतु कोशिका प्लाज्मोडियम। कि एक कोशिकीय सबसे बड़ा पादप या फिर पादप कोशिका के लिए तो वो है एसिटाबुलेरिया और छोटा क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट अपन इसमें कुछ और चीजें हैं जिनको शामिल करते हैं। अपन इसमें सबसे एक है डाइटम रेक्टाइनोफ्लैजिलेट, गोल्डन और गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनको भी इसी में शामिल किया जाता है। इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे कि प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं ये डाइटम डाइनोफ्लैजिलेट, इनका जो कोशिकीय कंकाल है उसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और ये समुद्र में पाए जाते हैं। अब अपन यहां पर ऐसे देखें कि जैसे ये एक समुद्र है और इसमें ये जीव, अपन बात करें ये डाइटम डाइनोफ्लैजिलेट, ये जो शैवाल हैं, ये जो एल्गी हैं, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो इनकी कोशिकाओं में वो जो कोशिकीय कंकाल उपस्थित था कैल्शियम कार्बोनेट, वो जाकर समुद्र के पैंदे में इकट्ठा हो गया। इस प्रकार से कई हजारों सालों में इस प्रकार से वहां पर नीचे एक चट्टानों की तरह अपन बोले तो कई बड़े बड़े पहाड़ बन गए। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के या चूना पत्थर के। अब इन्हीं पहाड़ों को या इन्हीं छोटी छोटी जो चट्टाने हैं, इन्हीं को बोलते हैं अपन मूंगे की चट्टाने, या इन्हीं को बोलते हैं अपन कोरल रीफ। इन कोरल रीफ में जलीय तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है। यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप के जीव होते हैं। सबसे बड़ी अपन बात करें ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया देश है, उसके साइड में अपन बात करें, किस साइड में? पूर्वी तरफ में एक ये सबसे बड़ी ग्रेट रीफ उपस्थित है। लेकिन जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इस पर बहुत फर्क पड़ रहा है और ये क्या हो रही है, आज नष्ट हो रही हैं। ये कोरल रीफ मूंगे की चट्टाने, या इन्हीं को बोलते हैं अपन एक परवाल भित्ति, भी इन्हीं का नाम होता है। तो ये अपन ने बात करी डाइटम और डाइनोफ्लैजिलेट की। नेक्स्ट इसमें अपन एक मेंबर और शामिल कर रहे हैं जिनको बोल रहे हैं अपन स्लाइम मोल्ड। इनको बोलते हैं अपन असत्य कवक, फाल्स फंजाई, क्योंकि जो ट्रू फंजाई है उनको तो अपन ने फंजाई जगत में रखा है। देखना ये स्लाइम मोल्ड या इनको असत्य कवक क्यों बोलते हैं? कवकों में जो कवक तंतु हैं, ऐसे उनमें कवक तंतु पाए जाते हैं, वो आपस में यदि ऐसे गुथे हुए हों और एक जाल का निर्माण कर दें आपस में, तो उसको अपन बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। इन कवकों में कवक जाल का निर्माण नहीं होता है, इस कारण इन्हें असत्य कवक कहते हैं। परंतु उस जगत के जो सदस्य हैं, जो कवक हैं, उनमें कवक जाल का निर्माण होता है। इस कवक जाल को अपन माइसीलियम, तो ये अपना इसका ये एक मेंबर और था। इसमें आने को और भी बहुत सारे मेंबर आते हैं। अपन बात करें जो युगलीना है वो भी इसी का मेंबर है। युगलीना, युगलिनोइड जो ग्रुप है वो संघ इसी में रखा गया है। युगलीना, पैरामीशियम, ये सब इसी प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। युगलीना को वैसे जंतु और पादपों के बीच की कड़ी माना गया है। किस आधार पर? कि भाई उनको दोनों तरफ रखा है। देखो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। मुख्य रूप से युगलीना में भी क्लोरोप्लास्ट है, मतलब पादपों के जैसा लक्षण है। हमारी कोशिकाओं यानी जंतुओं की कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, युगलीना के बाहर भी कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी इसका लक्षण जंतुओं के समान भी है। इसलिए इसको जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी माना गया है। नेक्स्ट ये जो पैरामीशियम है, इसके चारों ओर सीलिया होते हैं, ये भी क्या प्रोटिस्टा जगत का ही सदस्य है। तो इस प्रकार से अपन ने ये दो जगत क्या किए, कंप्लीट किए। फर्स्ट अपना मोनेरा और सेकंड
प्रोटिस्टा जगत, इनका शॉर्ट रिव्यू आप देख लेना। इनमें ये जीव शामिल हैं, इनमें ये हैं, इसमें एक कोशिकीय हैं परंतु यूकैरियोटिक टाइप हैं, और इसमें प्रोकैरियोटिक हैं परंतु एक कोशिकीय ही हैं। तो दोनों में एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया है। और अपन बात करें बस ये प्रोकैरियोटिक हैं और ये यूकैरियोटिक हैं, इनकी अपन ने ये एक सामान्य सी जानकारी ले ली जीवों की। नेक्स्ट अपने जो 3 जगत हैं, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इनको अपन एक पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें अपन क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। चलो धन्यवाद। From space, the east coast of Australia appears to be in the embrace of a giant opal. The largest living structure on Earth, the Great Barrier Reef, is a lacy, living wall spanning more than 2,000 kilometers of islands and submerged reefs between the Queensland coast and the western edge of the Pacific Ocean. Diving in, the opal seems to splinter into millions of pieces, whirlpools of small metallic blue fish, barracuda gliding like silver submarines, and occasionally a lone predatory shark. The Great Barrier Reef is like an underwater city whose buildings are alive with millions of small creatures whose lives are intimately and intricately connected. It is as diverse as a rainforest, a mosaic of more than 70 types of habitats, hosting thousands of species of marine life. As many as 100 different kinds of coral may occupy a single acre of ocean. Molecule by molecule, coral animals gradually extract calcium carbonate from the surrounding water to form minute stony cups around each animal's soft crown of tentacles. Some corals live in solitary splendor, but most are built with hundreds, sometimes thousands of individual animals linked together to form a single coral mound, plate, or cluster of branches. Some are like little trees and shrubs. They provide food and shelter for thousands of other forms of life. Construction is done by fast-growing, encrusting red algae. They act like pink glue, cementing fragments of shell, sand, and coral with sheets of calcium carbonate. The reef is home to more than 4,000 kinds of mollusks, from tiny sea slugs, nudibranchs, to giant clams. The reef was designated as a World Heritage Site 6 years later. Today, about 33% of it is fully protected from fishing and other extractive activities, and efforts are underway to deal with pollution, overfishing, and the consequences of climate change. The Great Barrier Reef appears to be about 20,000 years old, but geologists using deep coring techniques have found evidence of ancient corals there that are 500,000 years old. With care, the future of Australia's living treasure, the Great Barrier Reef, will be at least as enduring as its magnificent past.